हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम टॉपिक पढ़ेंगे इंडक्टेंस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अदरवाइज इंटरेस्टिंग टॉपिक भी काफी। ओके, इसका नेक्स्ट चैप्टर में यूज भी होगा। देखो, हमने पढ़ रखा है इंडक्टेंस से पहले रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ऐसी एक चीज है ये इंडक्टेंस। ओके, दो टाइप का होता है बेटा इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ एंड म्यूचुअल। ओके, अभी एक बार आप इनका मतलब देखेंगे। जब इसको पूरा पढ़ लेंगे हम सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस को, तब मैं आपको इनकी डेफिनेशन बताऊंगा। पेपर में पूछ लेते हैं कि क्या होती है डेफिनेशन सेल्फ इंडक्टेंस की, म्यूचुअल इंडक्टेंस की। फिर जैसे हमने पढ़ रखे रेजिस्टर ऐसा यूनिट ओम, कैपेसिटर ऐसा यूनिट फेरेड, इंडक्टेंस ऐसा यूनिट हेनरी। इसकी ऐसा यूनिट याद रखनी है हेनरी। ओके, तो पहले आप लेकर चलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस को। म्यूचुअल वर्ड है, मतलब दो चीजों के लिए डिफाइन हो गए। ठीक है, ये दो कोयल्स की प्रॉपर्टी होती है। जैसे ये कोयल, तो क्या कहा जाता है, मान लो ये 1 है, ये इसमें N1 टर्न्स है। अगर इसका करंट होगा I1, इसमें N2 करंट है, तो इसका करंट होगा I2। ठीक है, दो कोयल्स है 1 and 2। तो अगर मैं बात करूं फ्लक्स इन सेकेंड कोयल, N2 टर्न्स है, एक कोयल का फ्लक्स मान लो phi2, N2 टर्न्स का N2 phi2, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। देखो बेटा, ऑब्वियस सी बात है कि ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा सेकेंड कोयल, ओके, फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, BS cos थीटा। इसका एरिया तो फिक्स है। B किस पे डिपेंड करेगा, B किसका होगा, इस कोयल के कारण B होगा। ये जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगी, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन 1। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड जो ये प्रोड्यूस कर रही है वो किसके प्रोपोर्शनल है, I1 के। तो जो इसमें फ्लक्स होगा वो भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, I1 में। तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि जो सेकेंड कोयल में फ्लक्स होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन कोयल 1। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, अभी तो मैं ये बता रहा हूं कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, डेफिनेशन मैंने बताया था। सिमिलरली फ्लक्स इन 1 will be directly proportional to current in second, और जो proportionality constant आएगा M12 नाम दे रहा हूं मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। और हम देखेंगे एक एग्जांपल के साथ कि M21 will be equal to M2, कि चाहे पहली कोयल से दूसरी कोयल यूज कर लो या दूसरी से पहली, जो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा ये क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट या सेल्फ इंडक्टेंस की सेम ऐसा यूनिट, फ्लक्स इन सेकंड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन फर्स्ट, और फ्लक्स इन फर्स्ट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन सेकंड, एंड दैट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड बोथ विल बी इक्वल। तो ये बेटा एग्जाम में डेरिवेशन आती है, देखो जो अभी हम करेंगे, और उसमें आधी डेरिवेशन मतलब दो चीजें करेंगे अपन, M12 भी निकालेंगे, M21 भी निकालेंगे। पेपर में एक ही पार्ट आएगा, मतलब आपको चाहे M12 निकाल लो चाहे M21 निकाल लो, वो तो ये कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो, बट हम दो पार्ट्स करेंगे वेरीफाई करने के लिए M12 किसके बराबर होते हैं, M21 के। तो हम क्या आएगा पेपर में, क्या लिखा हुआ आएगा कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस between two coaxially placed solenoids। दो सोलेनोइड्स का
कोएक्सियल मतलब इनकी एक्सिस सेम है, देखो दोनों की हम लेंथ सेम लेंगे। ओके, एक इसके अंदर होगा, बड़े वाले को 2 कह दो, छोटे वाले को 1 कह दो। बड़े वाले में करंट I2 ले लो, इसमें I1, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 ले लो, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2 ले लो। ओके, एक कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बेटा कि अगर ये कॉइल है जिसका एरिया A है और मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड B है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्लक्स क्या होगा, BA cos 0, क्योंकि B और S सेम डायरेक्शन। ये मैंने जो शेडेड बनाया इसका क्या मतलब है, मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में है, ऐसे नहीं करते, आप ऐसे चेंज कर देते हैं और ज्यादा अच्छे समझने के लिए कि ये कॉइल है, इसका एरिया A, पूरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, BA cos 0। बट अगर मैग्नेटिक फील्ड बेटा हाफ ही पार्ट में है, आधे एरिया में ही है मैग्नेटिक फील्ड, फिर फ्लक्स क्या हो जाएगा, B एरिया हाफ ही लोगे, क्योंकि यहाँ तो कोई फ्लक्स ही नहीं है, तो एरिया हाफ लेंगे। इस चीज का मैं यूज करूंगा, ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो, पहले हम 2 के कारण 1 में फ्लक्स निकालते हैं, तो 1 का जो फ्लक्स होगा N1 ∅1 will be directly proportional to current in second। N1 ∅1 will be equal to M21, M जो 1 ले रहे हैं तो M12 नाम दो उसे, M12 I2, ठीक है। अब देखो N1 क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होता है, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो L लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, N1 into L। फ्लक्स क्या होता है, BS cos थीटा, तो बड़े वाली कॉइल के कारण फ्लक्स किधर होगा, ऐसे पैरेलल होते हैं, कॉइल का एरिया भी ऐसे है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, BS cos 0। B कितना लिखोगे, बड़ी वाली के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, μ0 N2 I2। B S कितना है, पाई R1 स्क्वायर, तो cos 0 इक्वल टू M12 I2, I2 से I2 कैंसिल हो गया, M12 आ गया μ0 N1 N2 पाई R1 स्क्वायर। ये जैसे पेपर में डेरिवेशन आएगी, आप सिर्फ इतना काम कर रहा हो, ये आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल दिया, चाहे 2 से 1 में निकाल लो, चाहे 1 से 2 में। तो मैंने पहले 2 से 1 में फ्लक्स निकाल के उसे यूज किया। अब आप वाइस वर्सा भी कर लेते हैं कि 1 के कारण 2 में कितना फ्लक्स होगा, तो 2 का फ्लक्स N2 ∅2 will be directly proportional to current in 1। N2 ∅2 will be equal to M21 I1। N2 number of turns in second कितने होंगे, N2 into L। फ्लक्स BS cos थीटा, B कितना होगा, छोटी कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखो बेटा इतने पार्ट में होगा, और कितना होगा, μ0 N1 I1। तो कॉइल तो बड़ी है, उसका रेडियस था R2, इतना था, बट क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इतने एरिया में, तो एरिया सिर्फ उतना ही लेंगे, जैसे कि मैंने अभी समझाया था आपको थोड़ी देर पहले। I1 से I1 कैंसिल हो गया, M21 कितना आ गया, μ0 N1 N2 बाई R1 स्क्वायर। ठीक है, देखो M12 और M21 के आगे क्लियर है बात। ये फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हो, कभी ऑब्जेक्टिव में यूज कर सकते हो, μ0 N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। ये पाई R1 स्क्वायर में R1 किसका लेंगे, छोटी वाली कॉइल का रेडियस। ठीक है, ये अगर आप यहाँ पर कोई हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया होता, ठीक है, तो टॉपिक हमारे सिलेबस से कट गया है, पैरा फेरो डाया, बट मैंने आपको आइडिया दिया था कि क्या क्या वैल्यूज होती हैं डाया पैरा फेरो फेरो के लिए, कि डाया के लिए μr <1 होता है और पैरा के लिए μr 1 से हल्का सा बड़ा होता है, फेरो के लिए μr इज मच मच ग्रेटर देन 1, मतलब जैसे सॉफ्ट आयरन के लिए 400 होता है। ओके, तो अगर इसमें मैं सॉफ्ट आयरन को डाल दूंगा तो μ0 के साथ और क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, μr। जैसे आपको सिखाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जहां पर भी वैक्यूम की जगह पर मीडियम आ जाता है, ε0 के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है, εr। ओके, तो
अगर इसमें कोई मटेरियल होगा तो म्यू नॉट के साथ म्यू आर मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ से एक और चीज पता चलती है अपने को, देखो ये तीनों एक जैसी चीज है। अपन ने पढ़ा था B इक्वल टू आई, फिर अपन ने पढ़ा Q इक्वल टू सी, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस। बात बताई थी मैंने, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन V और I, C डज नॉट डिपेंड ऑन Q और V। ओके, लाइकवाइज ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये करंट पे या वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। ओके, ये किस पे डिपेंड करता है? दो कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? क्या है था? म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल्स, रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स की। ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल्स मतलब कॉइल का क्या शेप साइज है, ओके, और कैसे रखी हुई है कॉइल्स, जैसे कैसे रखी थी, कोएक्सियली प्लेस्ड। तो ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल्स पे डिपेंड करता है, ओके, उनके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करते हैं, उनके सेपरेशन पे डिपेंड करता है। तो क्या क्या होगा? ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल्स, सेपरेशन बिटवीन द कॉइल्स, ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स एंड द मीडियम इन विच द कॉइल्स आर प्लेस्ड। चार चीजों पर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करते हैं, याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, सॉल्ड एग्जांपल एनसीईआरटी का, एग्जाम में आया हुआ ये भी मैं करवाऊंगा यार, तो आपको समझना है कि क्या एग्जांपल 6.9। इसमें ये दे रखे कि एक बड़ी कॉइल जिसका रेडियस दे रखे R2, एक छोटी कॉइल है जिसका रेडियस दे रखे R1, एंड R2 इज गिवन एज मच ग्रेटर देन R1, कॉन्सेंट्रिक। ओके, इनका अपने को क्या निकालना है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो बेटा, चाहे M12 निकालो चाहे M21 निकालो, सेम आएगा। अब जैसे हम अपन ने प्रीवियस डेरिवेशन करी थी, उसमें क्या था कि M12 M21 बड़ी आसानी से निकल गए थे, बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि दोनों निकालना है। कोई एक निकालना आसान होगा, दूसरा निकालना मुश्किल होगा। अब हम बड़ी कॉइल के कारण छोटी कॉइल में फ्लक्स निकाल सकते हैं इजीली, बट छोटी कॉइल के कारण बड़ी कॉइल में फ्लक्स नहीं निकाल सकते, वो आप सोचना, ठीक है। तो बड़ी कॉइल के कारण क्यों छोटी कॉइल में फ्लक्स निकाल सकते हैं? क्योंकि R2 बहुत बड़े, आप बस सारी की सारी कॉइल को कहाँ मान लेंगे? इसके सेंटर पे बड़ी है, तो वही लिखेंगे अपन कि इसको 1 नाम ले दो, इसको 2 ले दो। N1 ∅1 will be directly proportional to I2, N1 ∅1 equal to MI2, M12 नाम दो। N1 नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है। फाइव क्या होगा? BS cos थीटा। B बड़ी वाली इक्वेशन से लिखेंगे, कितना होगा? सेंटर पे क्या फॉर्मूला होता है? म्यू नॉट I2/2R। इस पूरे एरिया में, क्योंकि छोटा सा एरिया हमने मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मान लिया, एरिया कितना है? पाई R1। एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है? 0 डिग्री। BS cos 0 इक्वल टू M12 I2 से I2 कैंसिल हो गया, M12 कितना आ गया? म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर बाय 2R। ठीक है, बड़ी कॉइल के कारण हमने छोटी कॉइल में फ्लक्स निकाल दिया और बड़ी इजीली हो गया। देखो N1 था 5 B S cos थीटा, B किधर होगा? जैसे अगर मैं इसमें ऐसे करंट मान लूं तो B ऐसे होगा, SB इधर ले लो तो B और S में एंगल 0 हो गया। B कितना? मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे मान लिया, सारे सर सेंटर का फॉर्मूला लगा दिया, इस तरह। ठीक है, बड़ी इजीली हमारा आंसर आ गया कि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर और ये आपको सॉल्व करना है। ओके, तो क्लियर है इतना? अब हम एक चीज डिस्कस करेंगे जिससे क्या है कि हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन। तो देखो क्या आ रहा था बेटा, N1 ∅1 इक्वल टू M12 फैराडे लॉ क्या बताता है? EMF कितना होता है? माइनस N1d∅1। ठीक है, तो यहां से निकालो N1d∅1/dt, दैट विल बी इक्वल टू M12/2। यहाँ पर वैल्यू डाल दो, EMF इन 1 क्या हो जाएगा? माइनस, सॉरी, इसको di2/dt लिखो, ऑन बोथ साइड्स।
इसकी वैल्यू डाल दो वहां पर, तो क्या आ जाएगा M12 DI2। तो देखो क्या हो रहा है बेटा, 1 कोयल सेकंड में अगर करंट चेंज होगा, देखो अगर इसमें करंट चेंज होगा तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा फ्रॉम फैराडे लॉ। अगर सेकंड में करंट चेंज होगा तो 1 में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि सेकंड में करंट चेंज होगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिससे ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ कितना होगा -M di2/dt। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की क्या डेफिनेशन बनती है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द टू coils, it is the property of the two coils due to which an EMF is induced in the one coil due to the change in the current in the other coil। ये वो प्रॉपर्टी है दो coils की जिसकी वजह से EMF इंड्यूस होता है एक coil में दूसरी coil में करंट चेंज होने की वजह से। ओके, आई एम रिपीटिंग, राइट कर लेना। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द टू coils due to which an EMF is induced in the one coil due to the change in current in the another coil or other coil। ओके, कि एक coil में EMF इंड्यूस होता है, क्यों इंड्यूस होता है, दूसरी coil में करंट चेंज होने की वजह से। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला भी बन जाता है कि बस ऐसे यूज कर अपना फॉर्मूला, जैसे मैं वो सिंपल फॉर्म में लिख देता हूँ, EMF वन कोयल का होगा, चेंज इन करंट सेकंड कोयल का होगा। तो आपको दे देंगे कि इतना करंट चेंज हुआ इतने टाइम में, एम भी बता देंगे, बताओ कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, माइनस लिखना, या आपको ईएमएफ दे देंगे, चेंज इन करंट दे देंगे, टाइम दे देंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, तो ये अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम सेल्फ इंडक्टेंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो बात क्या याद रखनी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कोयल्स की प्रॉपर्टी है, और जब हम देखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस एक कोयल की प्रॉपर्टी होगी। म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस दोनों की ऐसा यूनिट सेम है। ओके, लास्ट में बताना चाहता हूं म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड किस पे करता है, ज्योमेट्री ऑफ द कोयल्स, देयर सेपरेशन, देयर ओरिएंटेशन, ऐसे पड़ी है या ऐसे पड़ी है, एंड द मीडियम इन विच द कोयल्स आर प्लेस्ड, कि वो किस मीडियम में है। ओके, थैंक यू।